चलो, तो तुम लोग का लास्ट क्लास में गैसेस स्टेट स्टार्ट कर दिए थे हम। गैस लॉस सारे डिस्कस हो गए थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। आज क्या करना है? एक शायद क्वेश्चन भी दिए थे तुम लोग को, हो गया वो होमवर्क के लिए जो था? यस सर। किसी को डाउट है उसमें, कुछ पूछना है वो? हेलो, यस सर। आ रहे? यस सर। बोल रहे जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे वो बना लिए सब लोग, हाँ या सर। डाउट है उसमें किसी को? किसी को पूछना तो नहीं है? पूछना है हाँ या नहीं, एटलीस्ट ये तो बोल दो। नो सर। किसी को नहीं पूछना है? आद्या, होस्ट शिफ्ट करो तुम। चलो, नहीं पूछना है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी के टर्म में हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग मास के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट होगा। नंबर ऑफ मोल्स को वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्लेस कर दिए, दैट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ गैस और इनटू आर इनटू टी। आवाज आ रहा है ना सबको? यस और नो? हेलो? यस सर, आ रहा है। चलो, वॉल्यूम को उस साइड अगर हम लोग भेज दें तो P इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, W बाय एम और इंटू 1/V। ठीक है, और ये R इंटू टी। अब यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये जो वेट है पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। यस और नो? यस सर। ये जो वेट है पर यूनिट वॉल्यूम W/V, इसको हम लोग डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो डेंसिटी को देखोगे, डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन जो होता है आइदर स्मॉल डी लिखा हुआ रहेगा या फिर ग्रीक सिंबल रो भी यूज करते हैं हम लोग, इसको रो बोलते हैं। तो उसके लिए W/V को हम लोग डेंसिटी से रिप्लेस कर दिए, तो P इज इक्वल टू ये क्या आ गया, रो विच स्टैंड्स फॉर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम। एम हो गया मोलर वेट और ये R इंटू टी। तो इससे रिलेशन आ गया हमारा क्या, PM इक्वल टू रो आर टी। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना, PM इक्वल टू रो आर टी। P हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, M हो गया मोलर वेट ऑफ द गैस, रो हो गया उस गैस का डेंसिटी, R हो गया गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर। ठीक है, या फिर इसको देखोगे PM इक्वल टू डी आर टी भी लिखा रहता है बहुत जगह। तो रो या डी विच स्टैंड्स फॉर, दोनों डेंसिटी को ही डिनोट करता है। ठीक है, गैस के टर्म में इसमें एक और टर्म आता है वेपर डेंसिटी, भी हम लोग यूज करते हैं। वेपर डेंसिटी सुने हो, या तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े होंगे, वेपर डेंसिटी। तो यस गैस सर। के केस 2 केस into में हम मोलर लोग, मास।
वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास बाय 2 होता है। ठीक है, ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी ये यूज करते हैं। तो वेपर डेंसिटी एक्चुअली होता क्या है, ये है किसी भी गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव टर्म है। जैसे किसी भी अदर सब्सटेंसेस के लिए हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करते हैं, जैसे वहां पे हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है, वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं किसी भी गैस के लिए, तो हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो इन दोनों का जब रेशियो लेंगे ना हम लोग, इसी को बोला जाता है वेपर डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ गैस हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, उस गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना है। उसी तरह हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, वीएम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम और हाइड्रोजन गैस का मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर एसटीपी पे हम लोग बात करें तो वो दोनों क्या रहता है, इक्वल रहता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का मेजरमेंट करेंगे तो वो हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं ना, तो इधर एसटीपी कंडीशन होगा या एनटीपी कंडीशन होगा हमारा। हम्म, यही दोनों कंडीशंस होंगे ना। यस सर। यस सर। तो उन कंडीशंस पे क्या होता है, मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का वो क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं। आइदर वो हाइड्रोजन गैस हो या फिर कोई और गैस हो, आइडियल कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, हम लोग रियल कंडीशन नहीं एज्यूम कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन एज्यूम करके ही बोल रहे हैं। तो उन दोनों का मोलर वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो मोलर वॉल्यूम यहाँ पे सेम होगा, तो मोलर वॉल्यूम दोनों का कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बच क्या गया रेशियो, दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ, ये मोलर मास ये किसका हो गया, गैस का। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है, सर 2। 2। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है ना, तो H2 का मोलर मास 2 हो जाएगा, 2 ग्राम। तो यहाँ पे जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो यही क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी। तो किसी भी गैस का मोलर मास हमको निकालना है, तो उस गैस का मोलर मास अगर उसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स कर दोगे, तो उस गैस का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना। और इसका यूनिट नहीं होगा वेपर डेंसिटी का, क्योंकि ऊपर मोलर मास है और नीचे भी मोलर मास है, तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये रिलेटिव टर्म है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी के टर्म में भी तुमको दिया रह सकता है इसमें। ठीक है, तो अगर वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का दिया है तो डायरेक्ट उसका मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 2 टाइम्स कर दोगे वेपर डेंसिटी का, तो मोलर वेट आ जाएगा उस गैस का। ठीक है, लिख लिए इसको। यस सर। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको, लिख लियो ना यहाँ तक। यस सर। चलो, अब इसके बाद एक टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है, पे लोड वाला क्वेश्चन। ठीक है, पे लोड वाला क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में दिखेगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है शायद एक्सरसाइज में। ठीक है, देखो, तो ये एक्चुअली पे लोड सिर्फ क्वेश्चन ही है इसका। ये एक्चुअली होता क्या है, पे लोड क्या होता है, तो जैसे हॉट एयर बलून तुम लोग देखे होगे, देखे हो ना। हॉट एयर बलून में यहाँ नीचे ये जो है स्ट्रिंग के थ्रू यहाँ पे एक
कोई मास, जैसे मान लो हॉट एयर बैलून में कुछ कैरी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है जैसे मान लो, तो यहाँ पे पे लोड का बात हम लोग ये करते हैं ना, ये जो मैक्सिमम वेट है, ठीक है, मैक्सिमम वेट that can be lifted by a gas filled balloon, इसको हम लोग पेलोड बोलते हैं। कि कोई अगर गैस फिल्ड बलून है तो मैक्सिमम वो कितना वेट अपने साथ कैरी कर सकता है, उसको हम लोग पेलोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये कितना मैक्सिमम इसका क्या वैल्यू हो सकता है ताकि ये इसके साथ जा सकता है, ऊपर कैरी कर सकता है ये अपने साथ बिना ब्रेक किए, समझ रहे हो। तो इसी को हम लोग पेलोड बोलते हैं। तो ये जो बलून है इसका, ये ऑब्वियसली ये बलून जो होता है बहुत हैवी बलून होता है, ठीक है। अगर देखे होगे तुम लोग तो बहुत ज्यादा हैवी बलून होता है, इसका कुछ बहुत सिग्निफिकेंट मास होता है, अच्छा खासा मास होता है। और इसके अंदर कोई इनर्ट गैस फिल्ड होता है ना, हीलियम गैस फिल्ड होता है या फिर हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं हम लोग। तो इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ये बलून है, ठीक है। और ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है, ये मैक्सिमम कितना वेट कैरी कर सकता है, इसी को हम लोग पे लोड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि कितना ये एम का मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है कि कितना हो सकता है वो। अगर एम का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए हो क्या? हेलो हेलो। यस सर, 9th में पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो फिजिक्स में? ये सर 9th में। 9th में, चलो ठीक है। उसमें यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि मास, कितना मास अगर बिना टूटे ये कैरी कर सकता है, तो वो मास निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जितना फोर्सेस लग रहा है ना यहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्सेस, अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यही तरीका होता है ना पेलोड निकालने का। पेलोड निकालने का या फिर कोई भी अगर यहाँ पे मैक्सिमम वेट हमको निकालना है कितना कैरी करेगा, तो हम लोग बेसिक सिंपल एक फंडा यूज करते हैं कि हम लोग जो भी अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस को हम लोग इक्वल करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितने टाइप के फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे जब 11th वाला तुम लोग का नहीं हुआ है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग? नो सर सर। फ्री बॉडी डायग्राम पता है, सौरभ सर पढ़ाए थे 9th में। 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ का सिग्निफिकेंट पार्ट बताए थे सर। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं टेंशन है। और एनर्जी को वो करना बैलेंस। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फोर्सेस लग, जैसे तुम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हो, बायोन बायोन्स फोर्स, यस सर। बायोन्सी पढ़े हो ना। जैसे कोई भी यस ऑब्जेक्ट को सर। पानी पानी में अगर डुबोते हैं हम लोग, तो वाटर क्या करता है, उस पर अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाता है ना, यस पढ़े हो? सर। उसी फोर्स को बायोन्स फोर्स बोलते हैं हम लोग, बायोन्सी। यस सर, नो? उसको कौन एक्सप्लेन किया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसका तो बहुत सारा एप्लीकेशन है, शिप क्यों फ्लोट करता है पानी में उतना हैवी होने की वजह से भी, वो सारा तो बायोन्सी फोर्स का ही एप्लीकेशन है ना। यस सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहां अप्लाई करते हैं। तो उसी तरह वो तो वाटर में अप्लाई करते हैं बायोन्स फोर्स, यहाँ भी एयर में भी फोर्स एक्ट करता है, बायोन्स फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे एयर की वजह से एक्ट करता है, ठीक है। जैसे एयर में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एयर भी क्या करेगा, क्या करेगा उसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। अपोजिट डायरेक्शन रेजिस्ट में बायोन्सी करेगा। फोर्स लगा है, रेजिस्ट करता है ना, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी एक बायोन्सी फोर्स लग रहा होगा, एयर ड्रैग उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हवा चल रहा है तो वो एयर क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो एयर भी रेजिस्ट करता है, जैसे पानी रेजिस्ट करता है वाटर, उसी तरह एयर भी रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस को हमको बैलेंस करना है, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे टोटल, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मास है, इस मास का नीचे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नहीं अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा,
तो उसकी वजह से इसका मास फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से फोर्स ड्यू टू पेलोड। अब ये फोर्स ड्यू टू पेलोड किधर लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में। yes, उसके बाद और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस बलून में देखो गैस भरा हुआ है, उस गैस का भी तो कुछ ना कुछ मास होगा, यस और नो? बहुत Yes. बड़ा सा yes, sir. बलून होता है ना, तो बलून के अंदर गैस भरा हुआ है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा ना। तो उस गैस का जो मास होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका फोर्स भी नीचे लग रहा है, फोर्स ड्यू टू गैस। और वो बलून जो है बहुत बड़ा सा बलून होता है तो उसका भी कुछ मास होता है, बलून का भी बहुत हैवी बलून होता है वो, है ना? तो उसका भी मास होता है, तो उसकी वजह से भी तो फोर्स नीचे के ही डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये सारे ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, वेट जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पुल, है ना? मास इनटू जी, mg वाला फोर्स, ये सारा नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, यस और नो? yes, sir. यस सर। और इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा होगा एक बायोन्सी फोर्स, वो क्या लग रहा होगा? ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि इन सभी फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा, यस और नो? तभी तो वो स्टेबल है, वो अपने साथ कैरी क्यों कर रहा है? कि बायोन्सी फोर्स एयर क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, कर रहा होगा या नहीं? हेलो? और कोई फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे, ये बताओ। हम लोग अभी ये इसका टेंशन जो ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, ये टेंशन हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये टेंशन टेंशन फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स भी एक्ट करता है, यहाँ पे वो फोर्स हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा होगा क्या, ये बताओ। हेलो? नो सर। देख लो एक बार अच्छे से, जितने भी मास वाले फोर्सेस है, वेट वाला फोर्सेस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पुल। तो वो सारा किधर लग रहा होगा? नीचे के डायरेक्शन में, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और एयर का जो बायोन्सी फोर्स है वो किधर लग रहा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, है ना? इसके अलावा एक टेंशन फोर्स भी होता है जिसको हम लोग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इस केस में कंसिडर हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा और कोई फोर्सेस लग रहे हैं क्या यहाँ पे, ये बताओ, बोलो, यस और नो? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सारे फोर्सेस जो है ना, अगर ये मास m को अगर अपने साथ ये कैरी कर रहा है बिना टूटे हुए, तो अगर ये कैरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या नहीं? तभी तो वो मास अपने साथ कैरी करेगा, बोलो। Yes, sir. अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे तो वो कैरी कर पाएगा क्या? अगर मान लो बायोन्सी फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता, तब तो वो ऊपर ही लेके चला जाता उसको अपने साथ। अगर मान लो ये तीनों फोर्सेस जो नीचे के डायरेक्शन में लग रहे हैं ये अगर ज्यादा हो जाता, तो वो तो नीचे आके गिर जाता ना, वो कैरी कर पाता क्या बलून उस मास No, को? sir. तो अगर बलून जो है उस मास को कैरी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक इक्वेशन कि बायोन्सी फोर्स, फोर्स ड्यू टू बायोन्सी इज इक्वल टू, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन में सिर्फ बायोन्सी फोर्स लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, फोर्स ड्यू टू बलून प्लस फोर्स ड्यू टू गैस और प्लस फोर्स ड्यू टू पेलोड। ये सारे इक्वेट कर सकते हैं हम लोग इन दोनों को। अब फोर्स ड्यू टू बलून को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। मास ऑफ बलून इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, यस और नो? यस सर। अब फोर्स ड्यू टू गैस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स जी, प्लस फोर्स ड्यू टू पेलोड को क्या लिख सकते हैं, वो जो कैपिटल एम मास जो कैरी कर रहा है, कैपिटल से डिनोट कर लो, पेलोड जिसको बोल रहे हैं, ये एम इनटू ग्रेविटेशनल पुल लिख सकते हैं। Yes, sir. अब बायोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं हम लोग, ये बताओ। जो जैसे वाटर में जैसे लिखते थे हम लोग ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, वो फॉर्मूला याद है तुम लोगों को?
आर्किमिडीज प्रिंसिपल कोई पढ़े हो? यस और नो? हेलो? रो जी एच वाला। हाँ, रो जी एच। रो जी एच नहीं है, रो जी वी होता है ना वहाँ। यस, वहाँ डी होता है। रो जी वी। ठीक है। मतलब जैसे हम लोग वाटर में अगर बात करते थे तो कितना बायंसी फोर्स लग रहा है वाटर का, वो हम लोग कैसे निकालते थे? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कि वो ऑब्जेक्ट कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर का, वही लिखते थे ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना है, और इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग बायंसी फोर्स का रो जीवी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, कि बलून जो है कितना वॉल्यूम एयर का डिस्प्लेस कर रहा है, और इनटू क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, और इनटू क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है बायंसी फोर्स का। तो ये फोर्स ड्यू टू बायंसी, ये याद रखना, रो जी वी हम लोग यूज करते हैं। तो वाटर में अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डालो पानी में, उस पर कितना बायंसी फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि कितना वाटर वो डिस्प्लेस किया होगा वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसका प्रोडक्ट होता है इनटू, हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिस लिक्विड में हम लोग डालें, जैसे वाटर में डालें तो उसका डेंसिटी कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उस ऑब्जेक्ट का जो भी, या फिर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी एक्ट कर रहा होगा जो है, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। उसी तरह यहाँ पे बायंसी फोर्स लगा रहे हैं हम लोग एयर में, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये बायंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। जो नहीं भी पढ़े हो ये याद रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ रहे हो बात? यस सर। चलो, अब यहाँ देखो, इन सब इक्वेशन में क्या आ रहा है, जी कॉमन आ जा रहा है, जी को कैंसिल आउट कर दें हम लोग। तो जी को कैंसिल आउट करने पे देखो क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, और इधर बच गया मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस, और प्लस मास, ये कैपिटल एम पेलोड का। ठीक है, यही आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड और इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड और इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड और ये डेंसिटी ऑफ एयर, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड से, मास ऑफ एयर यस सर। डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को हम लोग मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड से रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ये हो गया मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस और प्लस मास ऑफ पेलोड। अब यहाँ पे एक्चुअली हमको पेलोड का वैल्यू निकालना है, एम ऑफ पेलोड। तो एम ऑफ पेलोड क्या आ गया देखो, एम ऑफ पेलोड इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग लिख लिए मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए किसको, मास ऑफ बलून, और प्लस मास ऑफ गैस। इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मास ऑफ पेलोड नहीं आ जाएगा मेरा, यस और नो? यस तो सर। एक्चुअल में फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब हमको सारे वैल्यूज यहाँ पे निकालने होंगे। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकालना होगा, मास ऑफ बलून तो तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बलून का कितना मास होगा, तो वो तुमको मास ऑफ बलून क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अब मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ, कि वो बलून जो है कितना एयर डिस्प्लेस करेगा, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द बलून के इक्वल हो जाएगा क्या, क्योंकि बलून का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वो एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा।
समझ रहे हो बात? ये क्लियर हुआ? यस और नो? हेलो हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड ये किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द बलून के इक्वल होगा या नहीं? जितना वॉल्यूम बलून का होगा उतना ही तो वो एयर को डिस्प्लेस कर रहा होगा। यस और नो? यस सर। और यही किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द गैस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बलून का जितना वॉल्यूम होगा उसके अंदर जो गैस है वो भी तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा। बलून के अंदर जो भी गैस यस होगा सर। उस गैस का वॉल्यूम क्या लिखोगे? जितना बलून का वॉल्यूम हो गया वही उस गैस का भी वॉल्यूम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे या नहीं? अब देखो, अब ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल है या वॉल्यूम के वैल्यू अगर इक्वल है तो हम लोग मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकालने का फॉर्मूला वही वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, कितना एयर डिस्प्लेस हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ बलून के इक्वल है वो, तो वॉल्यूम ऑफ बलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर, यहां से आ जाएगा ये। तुमको क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर का वैल्यू दिया रहेगा और उस बलून का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका रेडियस तुमको दिया रहेगा। तो बलून को हम लोग स्पेरिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, स्पीयर की तरह कंसिडर करते हैं। तो उसका अगर रेडियस दिया रहेगा तो बलून का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो। कौन यस सा सर। फॉर्मूला यूज करोगे? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर वाला फॉर्मूला क्या होता है? सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। तो वहां से वॉल्यूम तुम्हारा बलून का आ जाएगा, जो भी बलून का वॉल्यूम होगा अगर उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ एयर से रिप्लेस कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। कोई दिक्कत? तो पहला वैल्यू यहाँ पे आ गया हमको मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। दूसरा मास ऑफ बलून, ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, अब तीसरा हमको निकालना है मास ऑफ गैस, कि उस बलून में जो गैस भरा हुआ है उसका मास कितना है। तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी का। ठीक है, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या लिखोगे? पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस, वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास और इंटू आर इंटू टी। हमको यहाँ पे निकालना है वो वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस कितना है वहां पे। तो वो क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आर टी और इंटू मोलर मास ऑफ गैस। हो जाएगा या नहीं? बोलो। यस सर। अब पी जो है कौन से प्रेशर पे है वहां पे गैस, वो दिया रहेगा तुमको। वॉल्यूम, यहाँ पे जो ये वॉल्यूम लेना है गैस का, वो वॉल्यूम कौन सा लोगे तुमको? प्रेशर तो तुमको दिया रहेगा। वी है वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या लोगे बताओ तो? किसके इक्वल Volume लोगे? of air displaced. वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस या फिर वॉल्यूम ऑफ बलून? वॉल्यूम ऑफ बलून है ना, उसी Yes, के इक्वल sir. तो होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ बलून आया है उसी को यहाँ पुट कर दोगे वॉल्यूम ऑफ द गैस के फॉर्म में। आर का वैल्यू तुमको पता है, टेम्परेचर तुमको दिया रहेगा, ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे वहां गैस है वो भी दिया रहेगा। मोलर मास ऑफ द गैस नहीं दिया रहेगा, तो मोलर मास अगर तुमको गैस का नेचर बता दिया जाएगा कि उस बलून में कौन सा गैस है, तो उससे तो मोलर मास निकाल ही सकते हो। यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा मास ऑफ गैस निकालने के लिए। मास ऑफ गैस निकालने का फॉर्मूला पीवी अपॉन आर टी इंटू मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, तो इसमें सिंपली तुमको प्रेशर और टेम्परेचर का तो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिंपली तुमको वॉल्यूम निकालना है गैस का, और वो वॉल्यूम ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ द बलून के इक्वल। तो अब ये देखो, ये तीनों वैल्यूज अगर तुम्हारे पास हैं तो पेलोड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? यस और नो?
यस सर। चलो, तो बात समझ में आ गया, इसको पहले लिख लो। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं वही पेलोड से रिलेटेड, ठीक है, वो सॉल्व करना है तुमको। तो देखो पहले लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन देते हैं। समझ में आ गया ना प्रोसेस क्या करना है हमको? फॉर्मूला तो यही यूज करना है, अब कैसे कैसे कौन से वैल्यूज को निकालना है हमको वो देख लो। लिख लिए? Yes, sir. चलो, तो क्वेश्चन है, लिख लिए हो ना सब लोग? क्वेश्चन दें? Yes, sir. ओके, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में देखना, ये क्वेश्चन है 5.16, ठीक है, एनसीईआरटी का। यहाँ पे निकालना है तुमको, कैलकुलेट द पेलोड व्हेन ए बलून ऑफ रेडियस 10 मीटर, मास 100 kg is filled with helium at 1.66 bar at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर तुमको दिया गया है, ठीक है, और भी जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो तुमको दिया है। मतलब डेंसिटी ऑफ एयर तुमको रिक्वायर्ड है, ये दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट का अच्छे से ध्यान रखना। और यहाँ पे आर का जो वैल्यू दिया गया है तुमको, चलो आर का वैल्यू तो तुमको आता ही है, बट फिर भी आर का वैल्यू यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में दे दिया गया है, बार डेसीमीटर क्यूब में। तो 0.08 थे डायरेक्टली, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बार में लिया हुआ है ना, तो बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। यहाँ पे ध्यान देना, डेसीमीटर से घबराने का जरूरत नहीं है। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 लीटर के ही बराबर होता है ना, याद है? हम लोग को ये कन्वर्जन में बताए थे, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होगा। Yes, sir. तो ये एक्चुअली आर का वैल्यू 0.083 ऐसे भी लिख सकते हैं, बार लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, एटीएम लीटर पर मोल केल्विन में तुम लोग को बताए थे 0.0821 लेते हैं। तो एटीएम और बार में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, याद है? नियरली सेम बोलते हैं, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये तुमको आर का वैल्यू दिया गया। चलो अब इसमें निकालो, तो कैलकुलेट करो तो पे लोड क्या होगा। कैलकुलेशन अच्छे से करना, यूनिट का ध्यान तुमको देना है, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? Yes, हेलो, sir. चलो ठीक है, बनाओ। कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो रहा है तो।
सर 3811.12 kg. 3811.12 kg. 3811 3810 या 3810 है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो उसी के राउंड राउंड फिगर में। ठीक है, हेलो सर. हाँ बोलो। सर स्कूल के एग्जाम के टाइम पे इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्कूल के एग्जाम में तो करना होगा, क्योंकि कंपटीशन में तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, क्योंकि स्कूल में तो पूछा ही जा सकता है ना। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो दे ही सकता है। तो राउंड फिगर में करके कर लेना, मतलब अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं करना होगा, राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। ठीक है, उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर इतना टफ कैलकुलेशन आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पेलोड निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बलून हो जाएगा। तो बलून का वॉल्यूम तुम लोग को बताया, रेडियस दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्पेरिकल बलून है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्यूब क्या हो जाएगा? 10 का क्यूब, मतलब 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कैलकुलेटर यूज कर लेना। इसमें क्या आएगा, कितना मीटर क्यूब आएगा? ये कितना आ रहा है बताओ तो, जो जो किए हो बताओ जल्दी से। 88,000 by 21 meters. अरे कैलकुलेटर से डिवाइड करके बता दो ना। 4190.47. ठीक है, तो 4190.47 मतलब 5 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मीटर क्यूब। ये इतना वॉल्यूम ऑफ बलून हो गया, यस सर नो? तो ये वॉल्यूम ऑफ बलून हो गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये वॉल्यूम ऑफ एयर भी हो गया और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड भी हो गया, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड हमारा हो गया 4190.5 मीटर क्यूब। और हमको डेंसिटी ऑफ एयर पता है, कितना है डेंसिटी ऑफ एयर? 1.2 kg पर मीटर क्यूब, यही दिया हुआ है ना? देखो तो। ठीक है, तो यहां से हम लोग मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकाल सकते हैं। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा बताओ? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, होगा या नहीं? बोलो। यस सर. तो 4190.5 और इंटू ये 1.2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना केजी आ जाएगा? ये जो भी आएगा हमारा केजी में आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना केजी आ रहा है ये। 5028.6 kg. 5028.6 केजी। तो ये मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, एक वैल्यू तो हमारा आ गया इसमें से पेलोड निकालने में। मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड निकालिए। मास ऑफ बलून हमको डायरेक्ट दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है मास ऑफ बलून? 100 kg. 100 केजी, ये दिया हुआ है। तीसरा वैल्यू हमको निकालना है मास ऑफ किसका? एयर का। उसके अंदर जो हीलियम गैस भरा हुआ है ना, तो उसका मास कितना है?
कैसे निकालेंगे उसका मास हम लोग, ये बताओ। PV by RT into molar mass. हाँ, तो मास ऑफ एयर या हीलियम गैस निकालना है, तो पीवी अपॉन आरटी और इनटू क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, तब यहाँ ये बताना तुम लोग पीवी प्रेशर कितना लोगे, 1 बार, वो सॉरी 1.66 दिया हुआ है ना, कितना है, 1.6. 1.6. ठीक है 1.66 बार दिया हुआ है। वॉल्यूम किस में लोगे, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं बलून का, वो मीटर क्यूब में निकाल रहे हैं, क्योंकि आर का वैल्यू हमको डेसीमीटर क्यूब में है, तो तुमको मीटर को कन्वर्ट करना होगा डेसीमीटर क्यूब में, है ना। तो मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, बता सकते हो। 1 मीटर क्यूब में कितना डेसीमीटर क्यूब होगा, Sir, 1000. हेलो, अरे क्या, Yes. हेलो आवाज आ रहा है अब। Yes, sir. ये क्या बीच में हर क्लास में होता है क्या, दो दो स्मार्ट ट्रिप आ जाता है। Yes, sir. कभी कभी आ जाता है. पता नहीं क्या है ये। होस्ट शिफ्ट करो आद्या। चलो यहाँ पे हम ये बता रहे थे मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड है ना, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इस फॉर्मूले से तुम लोग निकालोगे, ठीक है। पीवी बाय आर टी, आर का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम यहाँ पे देखना, वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हमारा वो आया है बलून के बराबर होगा, ये 4190 मीटर क्यूब में, इसको डेसीमीटर क्यूब में तुम लोग कन्वर्ट कर लेना, कर लोगे डेसीमीटर क्यूब में ना, हेलो। Yes, sir. तो उसको डेसीमीटर क्यूब में तुमको पुट करना है, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको आर का वैल्यू तुमको दिया हुआ है यहाँ पे बार और डेसीमीटर क्यूब में, तो वही वाला वैल्यू यूज करना, टेम्परेचर केल्विन में पुट करेंगे और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारा आ जाएगा, और यहाँ मोलर मास किस में पुट करोगे तुम, केजी में, समझ रहे हो। Yes, sir. चलो यहाँ हम पुट करके दिखाई देते हैं, 1.66 तुम्हारा प्रेशर हो गया बार में, वॉल्यूम कितना हो गया, चलो 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, किसी को आइडिया है कितना, Sir, 10 टू द पावर, 1000. हाँ तो 1000 डेसीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है 4190.5 है मीटर क्यूब में, तो डेसीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा इंटू 10⁻³ कर देंगे हम लोग, ये मीटर क्यूब में आ गया, सॉरी डेसीमीटर क्यूब में आ गया। अब डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं आर से, आर का वैल्यू है कितना हमारा 0.083 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में हो गया 300 केल्विन, है ना 300 केल्विन, और इनटू मोलर मास ऑफ द गैस, तो मोलर मास हीलियम गैस है ना, तो 4 ग्राम होता है इसका, तो केजी में कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, कोई दिक्कत? नो। तो इसी को सॉल्व करोगे, इसी को सॉल्व करने पे ये 10⁻³ और +3 ये दोनों तो कट ही गया, तो बचा जो भी बचा इसको सॉल्व कर लो। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली बताओ मेरे को, कितना आ जाएगा ये वैल्यू, केजी में आएगा जो भी आएगा, कोई डिवाइड की? यस सर। सर हाँ बोलो। 1117 आया था जब हम उसको 4190.47 लिए थे तब। तो ठीक है चलो 4-5 अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं, 0.5 के अराउंड कर लेते हैं, ठीक है Yes. जो भी है। तो ये इतना केजी आ गया, यही आ रहा है ना सबका, बाकी जो भी किए हो 1117.5 केजी। अब देखो, अब तो हो ही गया, मास ऑफ पेलोड क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कितना है 5028.6, 5028.6 यही है ना, इसमें माइनस कर देंगे हम लोग क्या 1117.5 केजी और प्लस ये ब्रैकेट में ले लो प्लस बलून का मास तो 100 है ना 100 केजी, बस यही माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये देखो तो 3811.1। 3811 के राउंड आ जाएगा, तो राउंड फिगर में 3811 केजी, ठीक है यही हो गया पेलोड 3811। समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस? तो अगर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में भी इतना टफ कैलकुलेशन नहीं देना चाहिए, उसको पूछा जाएगा तो थोड़ा सा वैल्यूज ऐसे रहेंगे जहां पे आसानी से तुम कैलकुलेट कर सको, ठीक है बात समझ रहे हो ना, Yes, मतलब sir. प्रोसेस समझ जाओ सिर्फ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है प्रोसेस अगर आता है तो वैल्यूज तुमको इससे आसानी वैल्यू दिया रहेगा ताकि कैलकुलेशन आसान रहे, ठीक है इतना टफ वैल्यूज नहीं दिया रहेगा कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है प्रोसेस बस समझ जाओ कैसे, सारा वैल्यूज तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस मास ऑफ एयर का तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, जो उसके लिए तुम वॉल्यूम ऑफ एयर पहले से निकाल लोगे, वॉल्यूम ऑफ बलून उसको पुट करके मास ऑफ एयर का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी सब तो वैल्यूज गिवन ही रहेंगे, ठीक है तो अब पेलोड वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे बना लोगे, यस और नो, प्रोसेस समझ आ गया ना कैसे अप्रोच Yes, करना sir. है, Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेलोड वाला, इसके क्वेश्चंस आते हैं पता नहीं, कंपटीशन में देखना, बुकलेट में मिलेगा इसके क्वेश्चंस तुमको, बुकलेट में दिखेंगे, ठीक है एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो करा ही दिए तुम लोगों को। अब इसमें नेक्स्ट लिख लियो इसको सब लोग, Yes, sir. चलो अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग करते हैं ये है डाल्टन्स लॉ, पहले इसको लिख लो, आज तो इसके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ये होता क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ये इनका बोलने का क्या है, ठीक है स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट, लिख लो टोटल प्रेशर of two or more non-reactive gases will be the summation of partial pressures of all the gases
प्रेजेंट इन द कंटेनर। ठीक है, तो मान लो किसी कंटेनर में हम लोग मिक्सचर ऑफ गैसेस रखे हैं, ठीक है, मतलब दो या दो से ज्यादा मिक्सचर अगर रखे हैं हम लोग, और वो सारे गैसेस आपस में रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब वो सारे गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएगा फिर हम लोग ये लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि अगर दो या दो से ज्यादा गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर कंटेनर में रखे हुए नॉन रिएक्टिव गैसेस, तो उन सभी गैसेस का जो हम लोग कंटेनर पे टोटल प्रेशर जो निकालेंगे ना, दैट टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द गैसेस। मतलब टोटल प्रेशर जो भी कंटेनर पे लग रहा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ जितने भी गैसेस उसके अंदर हैं, उन सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम कर दोगे तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मान लो हम लोग 3 गैसेस रखे हैं, तीनों नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये डाल्टन लॉ का स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है कि ये हो रहा है या नहीं। तब यहाँ पे ये देखना कि अगर 3 गैसेस इसके अंदर भरे हुए हैं तो टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, एन टोटल। ये हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। यस और नो? Yes, sir. टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सारे गैसेस का मोल्स मिला के क्या होगा, जितने भी गैसेस हैं उन सबका मोल्स ऐड कर दो, ये उसके इक्वल हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिलेट कर सकते हैं एन, आइडियल गैस इक्वेशन से, एन इज इक्वल टू पीवी बाय आर टी लिख सकते हैं, है ना? Yes, sir. अब एन टोटल अगर अप्लाई करोगे, एन टोटल, तो एन टोटल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर तो सभी यहाँ पे पी टोटल आ जाएगा। जब टोटल हम लोग मोल्स कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर भी क्या लेना होगा, हमको टोटल लेना होगा। वॉल्यूम तो सभी गैसेस के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के ही इक्वल है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वी है, तो वॉल्यूम तो तीनों गैसेस के लिए सेम ही है ना, ए बी और सी तीनों के लिए। यस और नो? यस सर। तो ये पीटी इंटू वी, और आर और टी टेम्परेचर भी सेम है सभी के लिए। ठीक है, तो ये एन टोटल के लिए लिखे। इसी तरह एन ए के लिए क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो यहाँ पे प्रेशर किसका लेना होगा, जब हम लोग सिर्फ ए का मोल्स निकाल रहे हैं तो प्रेशर किसका लेना होगा, हमको सिर्फ ए का लेना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। यस और नो? Yes, sir. और वॉल्यूम तो ए के लिए भी वी वॉल्यूम ही अवेलेबल है, और आर और टी तो सेम है टेम्परेचर। इसी तरह एन बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम वी बाय आर इंटू टी। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के लिए क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू वी बाय आर इंटू टी। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो। Yes, sir. अब इनको इक्वेट कर दो, नंबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी था, इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे। एन टी के जगह हम लोग लिख दिए पी टोटल इंटू वी अपॉन आर टी। एन ए के जगह हम लोग पुट कर दिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू वी अपॉन आर टी। एन बी के जगह हम लोग लिख दिए पी बी इंटू वी अपॉन आर टी, और यहाँ पे पुट कर दिए पार्शियल प्रेशर इंटू आर टी। तब देखो सिंपली v बाय आर टी सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया, पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आ गया। यही चीज तो हम लोग बोल रहे हैं, यही बोला जा रहा है ना ऊपर स्टेटमेंट में। Yes, sir. तो अगर उस कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस अगर मिक्स्ड है, तो उन सभी गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। ठीक है, जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें एक और रिलेशन हम लोग निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे तुम एन ए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एन टोटल। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ तो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय एन टोटल, इसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल सकते हैं क्या? यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोल सकते हैं या नहीं, ये बताना तुम। मोल फ्रैक्शन का यही डेफिनेशन होता है ना, जिसका मोल्स Yes, हमको sir. जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है हमको, तो उसके मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं। तो एन ए अपॉन एन टी का जब रेशियो लेंगे, देखो एन ए का वैल्यू है पी ए इंटू वी अपॉन आर टी, और एन टी का क्या वैल्यू है, पी टी इंटू वी अपॉन आर टी। तो आर टी ऊपर चला गया, क्या बचा यहाँ पे, पी टी इंटू वी, क्या कैंसिल आउट हो गया देखो। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ पे ध्यान देना, वी अपॉन आर टी, वी अपॉन आर टी कैंसिल आउट हो गया, है ना, क्या बच गया, Yes, sir. पी ए अपॉन पी टी बच गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। आया, देख लो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है, उस गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उस गैस का उसके अंदर कितना मोल फ्रैक्शन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे बताओ? टोटल प्रेशर से। पीटी क्या है यहाँ पे, टोटल प्रेशर है ना, यस और नो? यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू मोल PT। फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर। तो इसका एक और डेफिनेशन हो गया कि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा उस गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उसमें, उस गैस का पार्शियल प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा हाई होगा, यस और नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन हो गया या नहीं बताओ, बोल सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन non-reacting mixture of gases will be directly proportional to the mole fraction of the gas। ठीक है, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर अगर वो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर ऑफ गैसेस में प्रेजेंट है तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ए का लिख रहे हैं तो डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो किसी भी गैस का हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जैसे जैसे उस गैस का मोल फ्रैक्शन वहां पे बढ़ाते जाओगे उस गैस का पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। और वो पार्शियल प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू, किससे टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेशर। टोटल प्रेशर से। ठीक है, तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो लिख लो इसको, इसके क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डाल्टन्स लॉ के। सिंपल सा चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, सिंपल सा स्टेटमेंट है।
समझ आया या नहीं डाल्टन्स लॉ? Yes, sir. चलो लिख लियो। Yes, sir. चलो ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ के क्वेश्चंस हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। पेलोड वाला क्लियर हो गया ना? पेलोड वाले क्वेश्चंस, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का बना लोगे? हाँ या नहीं? Yes, sir. यस सर। चलो तो ये हो जाएगा। उससे पहले तुम लोग क्वेश्चंस बनाए गैस लॉस से रिलेटेड जो बोले थे बनाने? यस वो सर क्वेश्चन यस सर, उसमें डाउट था लेकिन वो पेलोड से रिलेटेड था, आज पता चला। ठीक है, चलो तो बना लेना, पेलोड वाले भी क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है? कर लोगे ना अब? Yes, sir. यस तो अब आगे और पेलोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो करो। डाल्टन्स लॉ अभी मत करना, इसके क्वेश्चंस हम कराएंगे, फिर करना क्वेश्चंस इसके, ठीक है? तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं आगे, ठीक है? तो आज इतना ही रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो बाकी तुम लोग अटेम्प्ट करो, जो जो नहीं बनाया हो गैस लॉस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनाओ, उससे गैस लॉस से रिलेटेड, ठीक है? और पेलोड वाला भी क्वेश्चंस मिलेगा तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Sir, periodic table का बुकलेट बनाए थे सर, उसमें कुछ डाउट्स है। डाउट है? बाकी लोग और भी डाउट है किसी को? चलो उसको बना लो, हम नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में हम पहले डिस्कस ही कर लेंगे उसको, ठीक है? Okay, sir. नेक्स्ट क्लास में और भी बना लेना जो भी है, उसको हम लोग डिस्कस कर। पिछले क्लास में पूछे थे, बस ये लास्ट सब क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, पहले याद दिला देना मेरे को। ओके सर। चलो ठीक।